बीजेपी की एंट्री जो कराई है वो केवल ममता जी ने कराई है और आरएसएस के साथ मिलकर कराई है, जो लेफ्ट की विचारधारा थी वहाँ पे उसको ध्वस्त करने के लिए। सबको ये पता है कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं मशीनरी काम कर रही है, हर स्टेट में काम कर रही है, जहाँ भी बीजेपी की जहाँ भी इलेक्शन होता है जो स्टेट चाहिए होता है वो ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया? इलेक्शन का बायकॉट करते जब आपको लग रहा था कि हमारी वोट की चोरी होगी, और जो ज्ञानेश्वर जी हैं जो खुला सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सेंट्रल सरकार का समर्थन कर रही है, पूरी जो मशीनरी है वो ममता के खिलाफ लगा दिया, वॉकआउट करते हैं इलेक्शन से। आरएसएस को आप बीजेपी से अलग कैसे कर सकते हो? हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखो क्या है, पर्दे के पीछे की राजनीति देखना चाहिए, नहीं है लोग पर्दे के पीछे क्या करते हैं। एक तरफ आपने आरएसएस को आज तक जितने भी इनका कार्य रहा है, कार्यकारिणी जितने सालों से राजनीति की है, कभी भी ये आरएसएस के खिलाफ खुल के नहीं बोली है, आरएसएस के समर्थन में रही है ये, और कट्टर समर्थक में रही है। सीधा सीधा है, ये तो ओपन है। और कहा भी है लोगों ने, जब 2022-23 में इन्होंने कहा, आरएसएस की तारीफ की, पुलिंदे बांधे, तो ओवैसी ने खुद कहा और पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा हुई कि ये ममता बनर्जी आरएसएस को इतना क्यों बढ़ावा दे रही है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, पश्चिम बंगाल में पिछले कई साल से सरकार चल रही थी ममता दीदी की, लेकिन वो इस बार चुनाव हार गई हैं पश्चिम बंगाल में। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो ममता दीदी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया पत्रकारों के सामने कि हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे अपने पद से, मतलब वो जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं उससे इस्तीफा नहीं दे रही हैं। और उनका यह भी कहना है कि हम जो है हारे नहीं हैं पश्चिम बंगाल में, हमको हराया गया है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, एक मतलब डेमोक्रेसी है। कोई भी है अगर इलेक्शन में किसी भी तरह से हारा है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। ये ममता जो दीदी है ये वो नहीं कर सकती, ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है। सवाल ये है कि ममता क्यों हारी हैं, क्या वजह ममता को हारने में। आप अगर पास्ट में जाएंगे, ममता के बारे में अगर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा इस लोकतंत्र की जो हत्या की है वो ममता जी ने की है। देश का जो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को बनाएंगे तो इस महिला ने सबसे पहले सोनिया गांधी का विरोध किया और ये बीजेपी की साइड में खड़ी हो गई। जैसे सुषमा स्वराज ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में, अगर ये सोनिया गांधी को आप बनाओगे तो मैं हाथ में मतलब जो है सुसाइड कर लूँगी। सवाल ये है कि 1997 में पार्टी को तोड़ा मुकुल रॉय को साथ में लेके, और किसके इशारे पे? आरएसएस के इशारे पे। और जो टीएमसी बनी, टीएमसी केवल इसलिए बनी कि वहाँ से बंगाल से सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सीपीआई ये मतलब बनाई पार्टी। तो जिस तरीके से पार्टी में आरएसएस का दबदबा रहा है, ममता जी का पूरा कार्यकाल 2012 से उससे भी पहले आरएसएस के मजबूत कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। आरएसएस को बढ़ाने का जो काम अगर पूरे देश में किसी अपोजिशन के लीडर ने किया है वो ममता जी ने किया है। 2003 में, 2022 में खुद ममता जी ने कहा कि इस देश में आरएसएस जो है वो सबसे बड़ा देशभक्त संगठन है और इसके जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो देश को मजबूती के लिए काम करते हैं, देश के भाईचारे के लिए काम करते हैं, और ऐसे संगठन को मैं सैल्यूट करती हूँ। जो आरएसएस बंगाल में एंट्री नहीं थी, और 2012 से, इनसे पहले जब इनका शासन था उससे पहले 2012 में मात्र 825 संगठन थे, मतलब शाखाएँ थी, मात्र 825 शाखाएँ आरएसएस की पूरे बंगाल के अंदर। और 2025-26 तक 12 साल के अंदर 4545 शाखाएं ममता जी ने बनवा दी। और कितनी बार ममता जी ने ये कहा है आरएसएस के लिए कि हम आरएसएस के लिए पूरे समर्पित हैं। और सवाल क्या है, आरएसएस ने इनको दुर्गा, बंगाल की दुर्गा माता का इनको दर्जा दे रखा है, आरएसएस ही थी वो। 2019 में जब एनआरसी सीए का विरोध किया ममता बनर्जी ने, बड़े लेवल पे विरोध किया, पूरे भारत में नहीं हर जगह विरोध किया, लेकिन जब पार्लियामेंट में बीजेपी बिल लेके आती है, एनआरसी सीए का बिल लाती है, और बिल पास करवाने के लिए इनके 8 सांसद, टीएमसी के 8 सांसद पार्लियामेंट से वॉकआउट कर लेते हैं। और आज भी वो 8 सांसद हैं, ममता बनर्जी ने उनको निकाला नहीं है पार्टी से। इन्होंने जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की है, आप जहाँ भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है ना, वहाँ SC ST OBC के जो मुद्दे होते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में अगर देखो तो जो SC ST हैं पश्चिम बंगाल के, वो पूरे भारत में मतवा समुदाय
पूरे भारत में उनकी जो दयनीय स्थिति है ना, सामाजिक और शैक्षणिक जो मतलब शिक्षा के आधार पर जो उनके स्वास्थ्य के आधार पर जो उनकी स्थिति है, भारत में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है उनकी। एक जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं वो। और उसके जिम्मेदार कौन है? 12 साल शासन किया, 12-15 साल शासन किया ममता बनर्जी। पहले वामपंथी, उससे पहले वामपंथी थे। वामपंथी तो फिर भी चलो मजदूर लेबर की बात करते थे, इन्होंने तो वो बस्तियां बना दी, बस्तियां छाट के बना दी। उस बस्तियों में मतलब किस तरह की दयनीय स्थिति है, सर्वे कराइए पूरे भारत में, अगर सर्वे करवाइए, बंगाल नंबर 1 है एससी एसटी के लिए। उनके सारे अधिकार, लगता है वहाँ संविधान ही नहीं है, आबादी नाम के लिए है, उनको गुलाम बना रखा है। उस आबादी को इतना गुलाम बना रखा है, इतना डरा रखा है, उसके सारे अधिकार छीन रखे हैं। तो परिवर्तन वहाँ हो गया है, तो कुछ क्या उनकी स्थिति सुधरेगी बीजेपी सरकार में? अब देखिए, अगर बीजेपी वास्तव में, बीजेपी को लगता है कि उनको वोट मिला है, नहीं है, एससी एसटी ने ओबीसी ने वोट दिया है, तो बीजेपी को अपने धर्म की राजनीति से आगे बढ़ के, नहीं है, उनके जो जन सुधार के कार्य हैं, जो भी स्वास्थ्य है, उनकी एजुकेशन है, नहीं है, उनकी गरीबी है, अशिक्षा है, उसको दूर करना चाहिए और उस पर कोई स्कीम लाना चाहिए, जो ममता ने नहीं कर पाई है। जो ममता ने नहीं, ममता का जो सारा जो जीवन रहा है वो मुस्लिम पे रहा है, मुस्लिम और तुलसीगढ़ की राजनीति रही है। मतलब हिंदू वहाँ भी चल रहा था उत्तर प्रदेश की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो 35% जो मुस्लिम है ना वहाँ पे बंगाल के अंदर, उसे ये था कि बस 35% मुझे चाहिए, अगर 35% मुझे मिल जाएगा तो मेरी सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी समुदाय को ज़्यादा दिन नहीं दबा सकते और उसका जाति के नाम पर शोषण आप कर ही नहीं सकते। आप केवल वोट के नाम पे उसका आपने दिया क्या? वहाँ के मुस्लिम को क्या दिया है आपने? रोजगार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी। जहांगीर के बुरे दिन आएंगे। अब किसी के बुरे दिन नहीं आएंगे। जहांगीर जो है ना, जो जहांगीर है वो खुद मिला हुआ है, नहीं है, खुद मिला हुआ है उससे, बीजेपी से मिल के काम किया उसने, तो उसके बुरे दिन, उसके तो अच्छे दिन आएंगे। सवाल ये कि ममता को ये तय करना पड़ेगा, क्या वो अंबेडकरवाद पे चलेगी, समाजवाद पे चलेगी, पेरियारवाद पे चलेगी, या वो आरएसएसवाद पे चलेगी। इस देश में जो विचारधारा है ना, एक गांधीवाद है, नहीं है, गांधी की विचारधारा है, एक मार्क्सवाद की विचारधारा है, नहीं है, लेनिन की विचारधारा है, अपने जो समाजवाद की विचारधारा है, पेरियार की विचारधारा है, ज्योतिबा फुले की विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा है, अंबेडकरवाद है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से आरएसएस को लेके, संघवाद को लेके गोद में बैठी हुई है और मजबूती से जब भी आरएसएस में कमजोर, मैंने कहा नहीं कितनी शाखाएं खुलवा दी हैं, 825 शाखाओं से आपने 4545 शाखाएं करा दी। तो क्या बीजेपी की बी टीम रही है ये ममता? बी टीम नहीं है, ए टीम है, आगे बढ़ के काम किया। देखिए क्या है, बीजेपी की जननी आरएसएस है, सब जानते, पूरी दुनिया जानती है। बीजेपी में कोई भी स्टेप बगैर आरएसएस से पूछ के नहीं लिया जाता। अगर कोई मंत्री संतरी एमएलए टिकट भी होगा तो आरएसएस मतलब तय करती है, एजेंडा आरएसएस का होता है। और उस आरएसएस को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पाला है, पाला पोषा बड़ा किया है, उसे खाद पानी दिया है, तो ममता बनर्जी अपने आप को अंदर कैसे मतलब अलग कर सकती है? ये तो मुस्लिमों के साथ भी धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। ममता बनर्जी के समर्थक और बीजेपी के समर्थक पूरा चाहेंगे कि अब हिंदू मुस्लिम पर बात आए, हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन, उसका असर यूपी में आएगा, क्योंकि वो दिखाएंगे यूपी में। अगर यूपी के चुनाव के लिए इबारत लिख दी गई है। अब वहाँ मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम बड़ी जिम्मेदारी से, बंगाल के अंदर ये लोग जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये खुल के वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगे कराएंगे, खुल के वहाँ पे ये लोग उछल कूद करेंगे, नहीं धर्म को बदनाम करेंगे, दोनों धर्म को बदनाम करेंगे, और उसका फ़ायदा ये यूपी में जाके उठाएंगे, क्योंकि वही पोलराइजेशन, बीजेपी की जो ताकत है ना, आरएसएस ताकत क्या है, वो है मुस्लिम की राजनीति, नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब भी करती है बीजेपी, वो आगे आ जाती है। लेकिन ममता से मिलने के लिए जो है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और आपके कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए चल दिए हैं, कह रहे हैं कि हम इस पे बात करेंगे। जो रिजल्ट आया है, जो जनादेश मिला है बीजेपी को, ये महागठबंधन के लोग थे, इनको अब इंडिया गठबंधन के लोग, इनको अब क्या हो गया है, क्या करेंगे मिलके? अरे परसेंटेज देखिए ना, 44% और 40%, यही तो है। एक तरफ 44% है, एक तरफ 40% है। और अगर इन सारी पार्टियों का परसेंट मिला दिया जाए, कांग्रेस का और सीपीआई सीपीएम का, बीएसपी का, तमाम पार्टियों का परसेंटेज मिला जाए तो बीजेपी से ऊपर जा रहा है। ममता को बीएसपी नहीं चाहिए, ममता को कांग्रेस नहीं चाहिए, ममता को सीपीआई सीपीएम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं है, एमआईएम नहीं चाहिए वहाँ पे, क्योंकि यूँ नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ आरएसएस का जो बीज ममता ने गाड़ा है ना, अब उसके फल लगेंगे और सामने वाले को दिखाई दे रहा है। जब आपको बीजेपी को हराना था,
नहीं है, तो आपने इनसे गठबंधन क्यों नहीं करा? आप तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में सीधे सीधे थे कि मुस्लिम 35% आपके साथ खड़ा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी समुदाय आपको आंख बंद कर, अरे 15 साल से दे रहा है और आपने उसको दिया क्या है? आपने उसको कुछ भी नहीं दिया है। तो टूट गया है इंडिया गठबंधन पूरी तरह से। इंडिया गठबंधन तो हमेशा जब जब बनता है ना गठबंधन, उसको तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबसे पहले होती है, केजरीवाल सबसे पहले होते हैं। नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले गठबंधन तोड़ते हैं। बनाते भी यही लोग हैं, तोड़ते भी यही लोग हैं। और तोड़ते किसके इशारे पे? संघ के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे टूटता है गठबंधन, बनता भी उसके इशारे पे, टूटता भी उसके इशारे पे। अब सवाल ये कि राहुल गांधी है वो क्या राजनीति करता है? नहीं है, अगर आपको मिलना ही था इलेक्शन से पहले मिलते, नहीं है, आप मजबूर कर देते, आप कहते कि हमें 10 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, नहीं है, हमें सीट मत दो, लेकिन हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो भी आपने नहीं करा। दोनों तरफ से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। नहीं, आप आना नहीं चाहते, आप बीएसपी को लाना नहीं चाहते, तब आप एमआईएम को आपने अछूत मान लिया। नहीं, एमआईएम के पास अच्छा खासा वोट परसेंट आता है। नहीं, अगर इन सारे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इन सारे विपक्ष के को मिला दिया जाता ना तो बीजेपी आती नहीं वहाँ पे। चुनाव आयोग क्या है सब जानते हैं। चुनाव आयोग की अपनी तो रीढ़ की हड्डी है नहीं, ना ही अपनी कोई जुबान है। नहीं है, चुनाव आयोग इस टाइम पे एक बीजेपी का एक मेंबर है, नहीं है, उनकी पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता है, और उन्होंने खुद ही अपने आप को साबित कर दिया है। नहीं है, जैसे उनके बयान आते हैं ना ज्ञानेश्वर जी के, वो खुद ही शो कर दिया कि मैं केवल सरकार के फेवर में ही बात करूंगा, सरकार की बात करूंगा, नहीं अपोजिशन की नहीं सुनूंगा। तो ये तो ज्ञानेश्वर जी की कोई वैल्यू है अमित शाह जी की? नहीं, जो अमित शाह जी कहेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे, नहीं वो होगा। इस देश में आज जो भी हो रहा है वो अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे के बगैर नहीं हो सकता। मोदी जी बहुत चालाक है, बहुत चालाक और समझदार भी हैं। समझदार इसलिए क्योंकि आपने देखो यूपीए में 10 साल मनमोहन सिंह रहे। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे पीएम थे, नहीं है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो ज़मीन पर नहीं उतरती थी। वो जब भी कभी कोई इस बात करते थे, पीसी करते थे, नहीं देश को संबोधित करते थे तो इंग्लिश में करते थे। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो 70% 80% लोग हैं ना वो हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं। एक आम आदमी हिंदी को सुनना चाहता है, तो वो जो कहना चाह रहे थे वो पब्लिक के दिखाया ही नहीं। लेकिन मोदी जी बहुत चालाक थे। मोदी जी की भाषा बोलते हैं मोदी जी ने कहा कि नहीं, मुझे जो भी बोलना है ना वो जनता के सीधे डायरेक्ट जाना चाहिए दिमाग के अंदर। नहीं तो जनता जो कनेक्ट था ना मोदी जी का जो लगा, यही तो कमी। उन्होंने हमेशा हिंदी में बात की। जब भी मोदी जी बात करते हैं उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनकी बात को वो समझ सके। वो झूठ भी बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, नहीं है, सच भी बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और जहाँ भी मिलने जा रहे हैं ना वो देखिए, किसी से मिलना बहुत अच्छी बात है। आप किसी लेबर से मिलोगे, किसी चाय वाले से मिलेंगे, महिलाओं से मिलोगे, झालमुड़ी लिखाओगे तो इससे इम्पैक्ट पड़ता। पहले राहुल गांधी अपने जो इनके जो सलाहकार हैं ना, जैसे सेम पित्रोदा बैठे हुए हैं या तमाम और मणिशंकर अय्यर जैसे, तरूर जैसे हैं, उनको समझाए कि इलेक्शन के टाइम जब भी देश में आता है ना ये अपना मुँह ना खोलें। ऐसी क्या मजबूरी है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बीजेपी को मजबूत करते नहीं है। तो राहुल गांधी को मिलने से अच्छा है कि अपना जो संगठन है ना, जिसमें थरूर जैसे हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे हैं, या तमाम जैसे दिग्विजय सिंह जैसे हैं, या जो सेम पित्रोदा जैसे हैं, नहीं है कि वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, नहीं ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष है कांग्रेस के, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो वो आरएसएस को मजबूत करते हैं, नहीं है, वो बीजेपी को मजबूत करते हैं। एंटी मतलब ऐसा वो एक लैंग्वेज, एक भाषण देंगे कि जिससे बीजेपी को थाली में परोस के मिल जाता है। तो सवाल ये कि राहुल गांधी को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। आरएसएस के इशारे पे कांग्रेस को तोड़ा 1997 में, टीएमसी बनाई, और टीएमसी का गठन ही इसलिए हुआ था कि जो वो लेफ्ट की जो विचारधारा थी ना, लेफ्ट राइट की जो विचारधारा थी उसको ख़त्म करना था, कांग्रेस को ख़त्म करना था, ठीक है। और आरएसएस की वहाँ मजबूती से स्थापना कराई थी। जैसे मैंने बताया कितनी ब्रांच, कितनी शाखाएँ वहाँ लगती हैं। सवाल ये कि ममता का ही एजेंडा है और वहाँ 2 ही पार्टी रहेंगी आने वाले टाइम में, कांग्रेस भी नहीं आएगी। आरएसएस वहाँ पे केवल टीएमसी को रखेगा, क्योंकि टीएमसी ने हमेशा जब बीजेपी फंसी है, एनडीए में शामिल थी, रेल मंत्रालय था, नहीं एनडीए में शामिल थी, 2 बार शामिल रही है। बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, बीबीसी ने कहा जब इन्होंने क्विट कर लिया था, रिजाइन दे दिया, तो बीबीसी कहा मैं दोबारा एनडीए में जा सकती हूँ। तो सवाल ये कि ये तो एनडीए के लिए बनी है।